Assalamu alaikum students, this is your teacher Ma'am Bushra Shehzad Khan, and the topic which we have to discuss today is historical evolution of management. But before proceeding further, we need to understand in detail what is history और history को management के perspective से understand करना क्यों ज़रूरी है. So here you can see the two images. The first image shows the saying by Henry Ford. Henry Ford के बारे में आप already जानते हैं कि Ford Motors का pioneer है और Ford Motors automobile sector में एक बहुत well renowned brand है all over the world. लेकिन Henry Ford ने history के बारे में कुछ different अपने point of views पेश किए. At the end of the day, at the end of the lecture and at the end of the recording, you have to come up with your own point कि क्या आप हेनरी फोर्ड के इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस ओपिनियन से मुत्तफिक हैं, अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही से अबाउट हिस्ट्री. यू कैन सी ही सेड हिस्ट्री is more or less bunk. I again repeat, history is more or less bunk. Now the question is, what is bunk? What is meant by bunk? Bunk means something which is irrational, something which is nonsense, something which is illogical. Do you really think it is so? कि हिस्ट्री को पढ़ना जो है वो बिल्कुल नॉनसेंस है और इसका आपके प्रेजेंट से, इसका आपके फ्यूचर से कोई ताल्लुक नहीं होता. एट द एंड ऑफ द रिकॉर्डिंग यू हैव टू कम अप विद योर ओन व्यू पॉइंट. द सेकेंड कोटेशन और द सेकेंड सेइंग इज़ बाय स्टीव जॉब्स, जो कि पहली वाली स्टेटमेंट के बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करी है. और स्टीव जॉब्स ने एक बहुत मशहूर ज़माना थ्योरी दी थी, दैट इज़ कॉल्ड कनेक्टिंग द डॉट थ्योरी. कनेक्टिंग द डॉट थ्योरी जो कहती है, उसका यहाँ पे जो है वो बैकग्राउंड या उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन है कि वट एवर हैपन इन द पास्ट उसका प्रेजेंट से या उसका फ्यूचर से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर होता है. चीज़ें सिर्फ महज कोइंसिडेंस के तौर पे नहीं होती, उनका कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर आपके प्रेजेंट या फ्यूचर से जाके मिलता है. व्हाट डिड ही से अबाउट कनेक्टिंग द डॉट थ्योरी इज़ यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड. यानी कि आप डॉट्स को उस वक्त तक कनेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ आगे देखते हुए आप डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको बैकवर्ड्स भी देखना होगा. सो वट एवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ यू हैव टू ट्रस्ट इट, इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शंस इन द फ्यूचर. इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टीव जॉब्स की रियल लाइफ एग्जांपल की. यू मस्ट नो कि एक ज़माने में स्टीव जॉब्स को, जब वो कॉलेज ग्रेड था, जब वो कॉलेज स्टूडेंट था, उसको कैलीग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था. वो कैलीग्राफी की क्लासेस भी लिया करता था. वैन ही इनिशिएटेड एप्पल, और जब उसने स्पेशली जब उसने अपने आईफोन्स बनाने शुरू किए, जब उसने अपने आईपैड्स डिज़ाइन करना शुरू किए, तो उसमें उसने फिर ये स्टेटमेंट दी कि ये जो कैलीग्राफी कुछ अरसे पहले जब मैंने अपनी अर्ली लाइफ में स्टार्ट की थी या उसको सीखा था, वो कैलीग्राफिक आर्ट जो है वो मुझे काफ़ी हद तक मदद देता है आज एप्पल के आईफोन के डिज़ाइंस बनाने में. तो नंबर वन. नंबर टू ये कि वो ये कहता है कि अगर हिस्ट्री में 1984-85 में मुझे एप्पल से निकाला ना होता और वो पूरा का पूरा डेकेड मैंने स्ट्रगल ना की होती, और 1996-97 में वापस एप्पल को ज्वाइन करने के बाद जो मैंने माइलस्टोन्स अचीव किए, जो एप्पल ने डिफरेंट इनोवेशन लेकर आया, वो मुमकिन नहीं हो सकता था. सो पास्ट मिस्टेक्स या पास्ट सक्सेसेस आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाती हैं. सो पास्ट इंसिडेंट्स डेफिनेटली हैव अ लिंक विद द फ्यूचर. सो दिस वॉज बेसिकली द बैकग्राउंड ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री की सिग्निफिकेंस क्या है वो हमने इन दो डिफरेंट कोटेशन से समझने की कोशिश की. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आज हमने जो है वो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को किस पर्सपेक्टिव में डिस्कस करना है. तो यू कैन सी इन द स्लाइड, हमने बेसिकली हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को 5 अप्रोचेस में डिस्कस करना है. द फर्स्ट वन इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. The second one is classical approach. The third one is behavioral approach. The next one is quantitative approach. The fifth one is contingency approach. And last but not the least, we will shed light on political approach. सो स्टार्टिंग विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम जो 3 मेन कंपोनेंट्स जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी नंबर 1 अर्ली एग्जांपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे एडम स्मिथ की फ़िलॉसफ़ी को, और नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को.
ओके जी, एज यू कैन सी कि इस स्लाइड में आपको डिफरेंट इमेजेस नज़र आ रहे होंगे और ये बेसिकली इमेजेस रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पॉइंटर नंबर 1 दैट इज़ अर्ली एग्जांपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आप कॉलम नंबर 1 में देखें तो यहाँ पे दो इमेजेस आपको जो है वो शोकेस हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ इजिप्शियन पिरामिड्स। इजिप्शियन पिरामिड्स कब की बात है? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी BC की बात है, वन। और नंबर 2 इमेज आपको नज़र आ रहा होगा ताजमहल विच वॉज बिल्ट इन द 16th सेंचुरी। दोनों जो मॉन्यूमेंट्स हैं या दोनों जो बेसिकली हेरिटेजेस हैं, क्या हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है जब मैनेजमेंट प्रॉपरली डिज़ाइन भी नहीं हुई थी या उसका डिसिप्लिन डिज़ाइन भी नहीं हुआ था, क्या मैनेजमेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी? मैनेजमेंट वॉज ऑलरेडी देयर, चाहे उसके डिसिप्लिन पे 19th सेंचुरी पे जाके काम हुआ हो। लेकिन अगर आप इन दोनों इमेजेस में देखें, इन दोनों बेसिकली मॉन्यूमेंट्स की कंस्ट्रक्शन में प्लानिंग भी हुई होगी, ऑर्गेनाइजिंग भी हुई है, लीडिंग भी हुआ है, कंट्रोल फैक्टर भी लगा है, क्वालिटी अश्योरेंस भी लगी है, वर्कर्स ने अपनी एफर्ट्स भी दी हैं, वर्क फ्लो भी डिज़ाइन हुआ, हायरार्की भी होगी, सुपरविजन भी थी। तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मैनेजमेंट हैज़ बीन देयर सिंस वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस लाइक द वर्ल्ड हिस्ट्री। सेकेंड कॉलम में आपको नज़र आ रहा होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिसने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसको एडम स्मिथ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होगा। ही इज़ फेमसली नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। 17th सेंचुरी में इसने अपना कॉन्सेप्ट दिया था और इसने बेसिकली बात की थी डिवीजन ऑफ लेबर की। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? जॉब स्पेशलाइजेशन की बात करती है, अगेन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट। जॉब स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है? एक जॉब को आप मुख्तलिफ टास्क में डिवाइड कर दें, उससे फ़ायदा ये होगा जब एक जॉब को आप डिफरेंट टास्क में स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देते हैं तो प्रोडक्टिविटी जो है वो बल्क में होती है, वर्कर का स्किल सेट इन्हांस हो जाता है क्योंकि उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाती है और सेम टास्क को वो अगैन एंड अगैन रिपीट करता है एंड दिस इज़ अ टाइम सेविंग फैक्टर। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में क्या हम ये नहीं जानते कि सारे लोग जो हैं, जो पूरा स्टाफ है, वो अलग अलग काम परफॉर्म कर रहा है? कोई ऑर्डर ले रहा है, तो कोई कुक कर रहा है, तो कोई मैनेजर है, तो कोई बिलिंग कर रहा है। इस तरह से हर एक का काम डिवाइडेड है। इसी तरह मैं अगर असेंबली लाइन की एग्जाम्पल लूँ, असेंबली लाइन ख़ास तौर से अगर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूँ तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई इंजन बना रहा है, तो कोई व्हील्स बना रहा है, तो कोई इंटीरियर पे काम कर रहा है, तो कोई विंडोज़ पे काम कर रहा है, तो कोई मड गार्ड्स पे काम कर रहा है और इन तमाम चीज़ों को फिर कंपाइल करके प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर या कार को जो है वो असेंबल पार्ट्स को असेंबल करके कार को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इट मीन्स अगर आपने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो आपको डिवीजन ऑफ लेबर या जॉब स्पेशलाइजेशन को फोकस करना पड़ेगा। दिस वॉज बेसिकली द कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय एडम स्मिथ। थर्ड कॉलम में आपको नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज नज़र आ रही हैं, कुछ आपको स्टीम इंजन का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ द फेज जहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। ये 19th सेंचुरी का दौर है जब मशीनरी स्टार्ट हुई, स्टीम इंजन स्टार्ट हुआ, मिल्स लगना शुरू हुई, फैक्ट्रीज लगना शुरू हुई और उसके बाद से वर्क फ्लो मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हुआ। सो दिस वॉज द अर्ली एग्जाम्पल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का डिसिप्लिन अभी पूरी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ लेकिन स्टिल जो है किसी ना किसी फॉर्म में मैनेजमेंट हैज़ ऑलवेज बीन देयर। ओके, the next thing which we have to discuss is basically the classical approach. Classical approach में हम जिन elements को discuss करेंगे बेसिकली दोज टू एलिमेंट्स आर, आपको स्लाइड में यहाँ नज़र भी आ रहा होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जिसको हम टेलर के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे और फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रिथ के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। सेकेंड एस्पेक्ट में हम डिस्कस करेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, हेनरी फेयोल का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे और मैक्स वेबर का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जस्ट लेट मी जस्ट टेल यू द स्टूडेंट्स, क्लासिकल अप्रोच का जो फ्रेमवर्क है या जो
पैरामीटर है या पूरी की पूरी फाउंडेशन जो है वो इन 3 से 4 एलिमेंट्स पर डिपेंड करती है। लाइक यहाँ पे बात हो रही है रैशनैलिटी की, यहाँ पे बात हो रही है लॉजिक की, यहाँ पे बात हो रही है ऑब्जेक्टिविटी की, यहाँ पे बात हो रही है साइंटिफिक मेथड्स एंड साइंटिफिक रूल्स की, यहाँ पे बात हो रही है वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की। व्हाट डज इट मीन? यानी कम काम में ज़्यादा से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए विदाउट टायर्डनेस। डू मोर वर्क इन लेस टाइम विदाउट टायर्डनेस। आई रिपीट one time more, workers should be made efficient and they should do more in less time without tiredness or with less tiredness. So this is basically the foundation of classical approach. The first element which we have to discuss is scientific management, जिसको हम टेलर के perspective और गिलब्रिथ के context में study करते हैं. The first one is F.W. Taylor, the one of the very renowned scientist, or you can say the scholar of his times. उसने जिन parameters पे बात करी उसको clockwise देखने की कोशिश करते हैं. He said, number one, there should be one best way to achieve anything. There should be one best way to do anything. और वो best way क्या होना चाहिए? यानी अगर आपने कोई भी task, कोई भी job accomplish करना है तो it should be accomplished थ्रू साइंटिफिक मेथड्स. ठीक है जी. सेकेंडली जो उसका एम्फेसिस था वो था ब्लू कॉलर वर्कर्स पे. ठीक है, यानी लेबर क्लास पे, फ्रंट लाइन वर्कर्स पे इसका एम्फेसिस ज़्यादा था. नंबर 3, उसने जो ऑब्जर्व किया वो बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर था और उसने जो ऑब्जर्व किया अपने लेबर्स के हवाले से, अपने वर्कर्स के हवाले से, वो ये देखा कि जो वर्कर्स की जो प्लेसमेंट है वो रैंडम प्लेसमेंट हुई हुई है और पर्सन जॉब फिट को फोकस नहीं किया गया जो कि फोकस करना चाहिए. इट मीन्स जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वर्कर की कैपेबिलिटी से मैच नहीं करती, जिसकी वजह से भी जितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उतनी प्रोडक्टिविटी हो नहीं पा रही. नेक्स्ट उसने बात करी वर्क स्टैंडर्डाइजेशन की. काम को ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्डाइज बना दो. वर्क स्टैंडर्डाइजेशन को स्टडी करने के लिए उसका एक एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने रखती हूँ, पिग आयरन एक्सपेरिमेंट. आई अगेन रिपीट, दैट इज कॉल्ड पिग आयरन एक्सपेरिमेंट. पिग आयरन उसे कहते हैं स्टूडेंट्स उस आयरन में या उस आयरन ओर में जिसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है. तो व्हाट डिड ही ऑब्जर्व वाज कि जो पिग आयरन को जब वर्कर्स अपलोड करते हैं ट्रक्स पे, लॉरीज पे या डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स पे, तो उनका जितना पोटेंशियल है या जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली उतना पर डे वो उस पिग आयरन लोड्स को अपलोड, पिग आयरन बार्स को लोड नहीं कर पाते ट्रक्स पे. लाइक दे हैव जस्ट कैपेसिटी ऑफ 12.5 टन्स. लेकिन अगर स्टैंडर्डाइजेशन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और आखिर में ऐसा हुआ भी कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो 12.5 टन से लेके 48 टन्स पर डे तक पहुंच गई. यानी कि पिग आयरन को लोड करने की डिफरेंट ट्रक्स पे, ट्रांसपोर्ट पे जो उनकी कैपेसिटी थी, जो उनकी पोटेंशियल थी, वो काफ़ी हद तक इन्हांस हो गई. अगेन द लास्ट वन इज़ पीस रेट सिस्टम, या जिसको आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की भी इसने बात की थी. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ पीस रेट सिस्टम. पीस रेट सिस्टम ये है कि जो वर्कर जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, जितने ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, उसको उसी रेट के अकॉर्डिंगली पे ऑफ किया जाएगा. फॉर इंस्टेंस अगर दिन में एक तो स्टैंडर्ड है जो कि सब वर्कर्स के लिए यूनिफॉर्म है, लेट्स से 10 यूनिट्स हर वर्कर ने प्रोड्यूस करने हैं. अब अगर कोई 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, कोई 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, कोई 25 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, तो हर एक्स्ट्रा पीस के अकॉर्डिंगली उसका जो मॉनेटरी बेनिफिट है या उसका जो इकोनॉमिक इंसेंटिव है वो उस वर्कर को दिया जाएगा. सो दिस वाज बेसिकली द पीस रेट सिस्टम proposed by F.W. Taylor. I repeat one time more, जिन पैरामीटर्स पे उसने बात की थी, one was one best way to do anything and that best way is scientific methods and techniques. Second aspect जिस पे उसने बात करी
ब्लू कॉलर वर्कर्स यानी लेबर क्लास को उसने ऑब्जर्व किया, फ्रंट लाइन वर्कर्स को उसने ऑब्जर्व किया और ये देखा कि जितना उनका पोटेंशियल या कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म या प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। सो स्टैंडर्डाइजेशन को जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया जाए। नंबर 3 जो उसने बात करी पर्सन जॉब फिट की, यानी हर जॉब की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली उस पर्सन उस वर्कर को हायर किया जाए जिसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ वो स्किल सेट मौजूद हो। तो इसको हम कहते हैं पर्सन जॉब फिट। स्टैंडर्डाइजेशन में हमने पिग आयरन लोड एक्सपेरिमेंट की बात करी, यानी इनिशियली जो वर्कर्स का आउटपुट था डेली बेसिस पे वो था 12.5 टन्स ऑफ पिग आयरन वो लोड कर पाते थे, लेकिन आफ्टरवर्ड्स द प्रोडक्टिविटी द आउटपुट इंक्रीज टू 48 टन्स पर डे क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पीस रेट सिस्टम और यू कैन से द यूनिट रेट सिस्टम, जो कि इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के हवाले से बात करता है, जो कि बेसिकली इकोनॉमिक इंसेंटिव्स ये होते हैं कि जो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, जो जितने ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा उसको उसी के अकॉर्डिंगली पे ऑफ किया जाएगा, ताकि जो है वो फेयरनेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई जा सके। The second aspect which we have to discuss is basically the Frank and Lillian Gilbreth ideology. Frank and Lillian Gilbreth basically they were husband and wife और ये टेलर के पॉइंट ऑफ व्यू के फॉलोअर थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया टाइम एंड मोशन स्टडी को। वन टाइम मोर स्टूडेंट्स, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया टाइम एंड मोशन स्टडी को। वो टाइम एंड मोशन स्टडी क्या थी कि बेसिकली कम टाइम में कम हैंड मोशंस को इस्तेमाल किया जाए, कम से कम टायर्डनेस हो, कम से कम फटीग हो, ताकि आउटपुट या प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इसको उन्होंने परफॉर्म कैसे किया या उसको उन्होंने रेगुलेट कैसे किया, उसकी मैनिफेस्टेशन कैसे दिखाई, थ्रू ब्रिक लेइंग एक्सपेरिमेंट। ब्रिक लेइंग एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने कुछ वर्कर्स को ऑब्जर्व किया जो तकरीबन किसी भी काम को करने के लिए 20+ हैंड एंड बॉडी मोशंस का सहारा लेते थे। उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हैंड एंड बॉडी मोशंस कि अगर आप इस क्राइटेरिया या इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो आपको महज 5 मोशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, 5 मूवमेंट्स परफॉर्म करनी पड़ेंगी और इससे जो है आपको लेस टायर्डनेस होगी, लेस फटीग होगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है। इन हैंड एंड बॉडी मोशंस को हम फेमसली दे आर नोन एज थर्बलिक्स। I again repeat, famously these hand and body motions are known as थर्बलिक्स। और वो थर्बलिक्स क्या होते हैं, पहले आप चीज़ को फॉर एग्जांपल अपनी आई से ऑब्जर्व करें, उसको गेस करें, फिर आप उसको जाके होल्ड करें और इस तरह से करते करते जो है वो चीज़ों को आप पूरा मैनेज करें और पूरा चीज़ों को एनालाइज करें और इस तरह से अपने काम को परफॉर्म करें। I again repeat, Frank and Lillian Gilbreth का जो कॉन्सेप्ट था, he was the they both were the follower of Taylor और इन्होंने टाइम्स एंड मोशन स्टडी को इंट्रोड्यूस करवाया, ब्रेक लेइंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, यानी अगर किसी वर्कर ने ब्रिक्स को ले करना है तो कम से कम हैंड एंड बॉडी मोशंस का इस्तेमाल करते हुए वो किस तरीके से ज़्यादा ब्रिक्स को ले कर सकते हैं या ज़्यादा आउटपुट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जो हैंड एंड बॉडी मोशंस मशहूर ज़माना उन्होंने 1718 इंट्रोड्यूस करवाए, दे आर नोन एज थर्बलिक्स। ठीक है जी। आई गिव यू अ कंक्लूजन बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरी। हमने इसमें बात करी क्लासिकल अप्रोच में साइंटिफिक मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने डिस्कस किया F.W. टेलर का कॉन्सेप्ट और फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब देखने की ये ज़रूरत है कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की क्या आज के दौर में कोई इम्प्लीकेशंस हैं, आज के दौर में कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है या इसको आज भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है या नहीं। तो डेफिनेटली इन प्रिंसिपल्स को आज भी एग्जीक्यूट किया जाता है। मैं एग्जांपल्स आपके सामने रखती हूँ। वो एग्जांपल्स ये हैं कि रिड्यूस वेस्टेज, यानी दोनों फिलोसोफर्स ने वेस्टेज को रिड्यूस करने की बात करी, टायर्डनेस को कम से कम मुमकिन बनाने की, ह्यूमन टायर्डनेस को कम से कम करने की बात करी। तो आज के दौर में ह्यूमन फैक्टर को हटाते हुए या ह्यूमन फैक्टर को एलिमिनेट करते हुए डोंट वी यूज़ रोबोट्स, क्या हम रोबोट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे ताकि काम जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो सके, लेस टाइम में वी कैन डू मोर विदाउट टायर्डनेस। तो ये सारा का सारा काम जो है ब्लू कॉलर वर्कर्स या मैनुअल वर्क रोबोट्स बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पर्सन जॉब फिट। HRMs का ये कॉन्टेक्स्ट है, यानी हायरिंग ऑफ द बेस्ट पीपल या
प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और एचआरएम मैनेजर का काम भी यही है, या उसका क्रूशल रोल भी यही है कि किसी भी यूनिट या किसी भी डिपार्टमेंट को ऐसा एम्प्लॉय, ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा कैंडिडेट हायर करके दे जिसका पर्सन जॉब फिट हो, यानी जॉब के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली उस पर्सन की कैपेबिलिटीज़ भी मैच करती हों, कोई रैंडम प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। द थर्ड वन इज़ इंसेंटिव सिस्टम या पीस रेट सिस्टम, वो आज भी फॉलो हो रहा है। जो हमारे पास बैंकिंग सेक्टर है या जो हमारे पास ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आपने जितने कार्ड्स बेच दिए, आपने जितने यूनिट सेल आउट कर दिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको कमीशन पे ऑफ किया जाएगा। तो इंसेंटिव सिस्टम आज भी रेगुलेट करता है। जो नेक्स्ट अप्रोच हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ बेसिकली द हेनरी फेयोल अप्रोच। हेनरी फेयोल ने मशहूर ज़माना 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, और वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं अपने जो है वो इस स्लाइड में। पहली स्लाइड अगर आप देख रहे होंगे या पहला इमेज अगर आप देख रहे होंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे मैंने कोई हेडिंग्स या कोई पैराग्राफ या कोई फ्रेज़ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इमेजेस के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये 14 प्रिंसिपल्स क्या थे। इन द फर्स्ट इमेज यू कैन सी द इमेज शोज देयर आर डिफरेंट पीपल जो कि अपना अपना काम कर रहे हैं और अपने अपने काम में एक्सपर्टीज रखते हैं। कोई अगर बेसिकली फ्रेमिंग कर रहा है, तो कोई अगर पेंटिंग कर रहा है, कोई अगर शिपिंग कर रहा है, कोई अगर इंस्पेक्शन कर रहा है। अगर मेरे पास सामने जॉब है कि मुझे एक घर को कंस्ट्रक्ट करना है, एक फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है, एक मिल को बिल्ड करना है, तो वहाँ पे वर्क स्पेशलाइजेशन किस तरीके से हो सकती है, तो वो ये इमेज जो है वो बहुत इजीली डिपिक्ट कर रहा है। सो यू मस्ट हैव डिपिक्टेड इट, और आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो पहला इमेज है 14 प्रिंसिपल्स में से वो हाईलाइट कर रहा है डिवीजन ऑफ लेबर को, डिवीजन ऑफ लेबर को, जिसको हम वर्क स्पेशलाइजेशन भी बोलते हैं। यानी हर कोई अपने अपना काम एक्सपर्टीज़ के मुताबिक परफॉर्म कर रहा है, ताकि लेस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हो सके, और वो उस काम का एक्सपर्ट भी बन जाता है क्योंकि वो उस काम को रिपीटेडली परफॉर्म कर रहा है टाइम एंड अगेन। द सेकेंड इमेज एज यू कैन सी, ये इमेज शो कर रहा है अथॉरिटी को। अथॉरिटी किसके पास होती है? टॉप मैनेजमेंट या सुपरवाइजर के पास होती है। और जब अथॉरिटी आपके पास है तो यू हैव द पावर टू इशू द ऑर्डर्स एंड कमांड्स, यानी अथॉरिटी के बिना पे आप अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर्स, कमांड्स, डायरेक्टिव्स इशू कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द सेकेंड प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल। जो थर्ड यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है एज यू कैन सी इन द स्लाइड, यानी एक इंडिविजुअल है और उसको बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज हर चीज़ को उसने टाइमली मैनेज करना है। सो व्हाट इज इट? दिस इज अबाउट डिसिप्लिन। जो थर्ड प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज बेसिकली द डिसिप्लिन। इट मीन्स यू हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, और आपने अपने काम के हवाले से प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। कॉम्प्लेक्स जो नेचर की जो टास्क है वो पहले परफॉर्म करनी है, और जो ईजी नेचर की टास्क है या सिंपल नेचर की जो टास्क है वो फिर आपने उसके बाद में परफॉर्म करनी है। सो द थर्ड एलिमेंट वॉज डिसिप्लिन। फोर्थ इमेज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक बंदा है, तमाम तर क्राउड में वो इंडिविजुअल हाईलाइट हुआ हुआ है। व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? ये इमेज क्या बता रहा है? ये इमेज बता रहा है यूनिटी ऑफ कमांड को। आई अगेन रिपीट, ये इमेज क्या बता रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड को। इट मीन्स यू शुड हैव वन सुपरवाइजर। अगर इस रेड इंडिविजुअल के साथ साथ दो तीन इंडिविजुअल्स और खड़े हो जाएं तो पूरा क्राउड जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें किसकी बात माननी है और किस बॉस की बात नहीं माननी। सो देयर शुड बी ओनली वन बॉस, वन रिपोर्टिंग मैनेजर, ताकि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सके। सो द the fourth factor was all about unity of command, which says that orders should be received from one manager, one supervisor only. जो नेक्स्ट इमेज या जो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि शो कर रहा है कैनवस मॉडल को, शो कर रहा है किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल, शो कर रहा है लाइन ऑफ एक्शन या एक्शन प्लान, यानी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, डायरेक्टिव्स क्या होने चाहिए। इट मीन्स दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, सक्सेसफुली रन करना है, यू नीड टू हैव द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और वो आपको मिलती कैसे है?
कोई ना कोई बिजनेस मॉडल आपके पास होना चाहिए, कोई ना कोई गाइडलाइंस आपके पास होना चाहिए, एसओपीज आपके पास होने चाहिए, ऑपरेशनल गोल्स आपके पास होने चाहिए, जिस पे आप अपने केपीआईज डिज़ाइन करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे. So I again repeat, the first image is all about division of labor, the second is about authority, the third principle is about discipline, the fourth one is about unity of command, and the fifth one is about unity of direction. Then we move towards the next one, which is the sixth one, and this is basically, you can see, there are three subordinates, but they all are following one direction. What is it? I again repeat, there are three different subordinates, maybe from different departments, but they have to follow the organization goals, the uniform goal. It means subordination of individual interest to general interest, or in other words, subordination of individual interest to organizational interest, which means the goal of an organization, the objective of organization is more important rather than individual interest. आपके पर्सनल इंटरेस्ट, आपके अपने पर्सनल जो गोल्स हैं, उनसे कई बढ़ के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को फोकियत देने की या इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है. The next image, seventh one, is all about, you can see an employee is carrying the dollar bags, or which means the next basically principle is all about remuneration. remuneration, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं compensation. सैलरी हो गई, wages हो गए, यानी इफ़ यू आर गिविंग योर सर्विसेज, इफ़ यू आर रेंडरिंग योर सर्विसेज, तो उसके बिहाव पे आपको कंपनी क्या देगी? सैलरी देगी या मॉनेटरी इंसेंटिव्स देगी. अब ये जो कॉम्पनसेशन होती है या ये जो रिम्यूनरेशन होती है, that can be tangible as well as intangible. One time more, that can be tangible in terms of सैलरी हो गई, wages हो गए, benefits हो गए, बोनस हो गया, अलाउंसेस हो गए, पर्क्स हो गए, मेडिकल अलाउंस हो गया, ये सारे के सारे टेंजिबल बेनिफिट्स हैं. इनटेंजिबल बेनिफिट्स क्या हो गए? एम्प्लॉय को रिकग्निशन मिली, एम्प्लॉय को एक्नॉलेज किया गया, एम्प्लॉय को वर्बल अपलॉस मिला, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला, वेबसाइट पे उस का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड उसको अनाउंस किया गया, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको एज अ विनर ऑफ द मंथ अनाउंस किया गया. ये तमाम की तमाम चीज़ें इंटेंजिबल बेनिफिट्स में आ जाती हैं या इंटेंजिबल कॉम्पनसेशन के अंदर कंसिडर होती हैं. द नेक्स्ट वन इज़, एज यू कैन सी, डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया को शो कर रहा है, यानी किसी भी कंपनी में अगर डिसीजन मेकिंग है तो वो आया सेंट्रलाइजेशन बेसिस पे भी हो सकती है या डिसेंट्रलाइजेशन बेसिस पे भी हो सकती है. सेंट्रलाइजेशन मीन्स टॉप मैनेजमेंट हैज़ द ओनली अथॉरिटी टू इशू द कमांड्स, और टॉप मैनेजमेंट के ग्रीन सिग्नल या अप्रूवल के बगैर कोई भी काम मुमकिन नहीं है. जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में आपको अथॉरिटी दी जाती है, दूसरे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको नज़र आ रहे होंगे. डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत सारे जो सर्कल्स हैं, यानी बहुत सारे डिफरेंट मैनेजेरियल लेवल्स हैं, वो अपने तौर पे डिसीजन मेकिंग का हक रखते हैं. वो अपनी डिस्क्रिशन में रहते हुए अपनी वॉइस रेस कर सकते हैं, अपनी से को रेस कर सकते हैं, और इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग के हवाले से फॉलो होता है. देन द नेक्स्ट वन इज़, यू कैन सी कि तीन लेवल्स बने हुए हैं, एंड इट बेसिकली शोज़ द स्केलर चेन, और इन अदर वर्ड्स हायरार्की. वन टाइम मोर स्टूडेंट्स, इट शोज़ द स्केलर चेन और हायरार्की. टॉप मैनेजमेंट है, फिर मिडिल मैनेजमेंट है, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट है. टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, एंड देन वी हैव द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. दैट बेसिकली इंडिकेट्स द लाइन ऑफ अथॉरिटी. लाइन ऑफ अथॉरिटी को बेसिकली प्रेजेंट कर रहे हैं. सो आई अगैन रिपीट, इन दिस स्लाइड जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने डिस्कस किए, नंबर 6 इज ऑल अबाउट सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. नंबर 7 is all about remuneration or compensation. Then number 8 is about decision making criteria, either on the basis of centralization or decentralization. Then we have next one is hierarchy or scalar chain, which is also called line of authority.
Okay, the next one is as you can see here we don't have any picture for pointer number 10. It's mentioned जिसमें हम बात करते हैं ऑर्डर की. ऑर्डर किसे कहते हैं? आपके फिजिकल रिसोर्सेस, आपके ह्यूमन रिसोर्सेस, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेस. दे शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस. दे शुड बी डिप्लॉयड एट द राइट प्लेस. ठीक है जी. इसमें किसी किस्म का भी कोई डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हवाले से अगर मैं बात करूँ कि वो ऑर्डर में कैसे होंगे, वो ऑर्डर में उसी वक्त मुमकिन है जब उनमें ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, उसमें किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन ना की जाए, ताकि इससे हम अपने स्टेक होल्डर को बता सकें कि हम ऑथेंटिक ग्राउंड्स पे अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं. इट मीन्स तमाम की तमाम चीज़ें अपनी जगह प्रॉपरली ऑर्डर में एग्जिस्ट करती हैं. ह्यूमन रिसोर्स ऑर्डर में कैसे होंगे? जिसका जो इसके लेवल है, जिसका जो एटीट्यूड लेवल है, जिसकी जो नॉलेज है, उसको उसके अकॉर्डिंगली, कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली जॉब रिक्वायरमेंट्स या जॉब ड्यूटीज़ या जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी डिज़ाइन की जाए. दैट इज़ बेसिकली ऑर्डर. द नेक्स्ट वन इज यू कैन सी नंबर 11 दैट टॉक्स अबाउट इक्विटी. द प्रिंसिपल इज इक्विटी. लेकिन यहाँ पे ये मैंने एक सोचा कि आपको ये बताती चलूँ कि इक्विटी और इक्वालिटी दे आर नॉट टू सेम थिंग. दे आर नॉट टू सेम थिंग. इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है? ये पिक्चर बहुत अच्छी तरीके से शो कर रही है. और ये पिक्चर शो क्या करती है? हर एक को उसकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंगली केटर किया जाए. यानी इक्वालिटी तो बताती है इक्वल ट्रीटमेंट, लेकिन अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे तो अगेन जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसका कैलिबर ज़्यादा है, उसको जो है वो फिर उसके साथ बाइसनेस हो जाएगी. आप लोगों ने एक फ्रेज सुना होगा, एप्पल एंड ऑरेंजेस विल नेवर बी सेम. यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस. हर एक की अपनी इंडिविजुअलिटी है. तो इक्विटी वाले साइड पे आप देख रहे होंगे जिसको जो रिक्वायरमेंट है, जिसकी जो इंडिविजुअल नीड है, उसको उसके अकॉर्डिंगली सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है. So the principle is all about equity. द नेक्स्ट वन इज़ यू कैन सी कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो कि जॉब को क्विट करने की बात कर रहे हैं. विच मीन्स ये किस तरफ इशारा है? अगर आपने एम्प्लॉयज़ की इंगेजमेंट को, लॉयल्टी को बरकरार रखना है तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. द नेक्स्ट 12th यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, बेटा ये जो पिक्चर है वो शो कर रही है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, विच मीन्स एम्प्लॉयज़ की जॉब सिक्योरिटी को मुमकिन बनाया जाए ताकि उनकी कंपनी से लॉयल्टी, उनकी काम से इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो. The last two principles of management, universal principles of management proposed by Henry Fayol. The 13th one is you can see बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं लेकिन उनमें से एक आगे बढ़ के जो है वो स्टेप आउट कर रहा है. यानी उन बहुत सारे वर्कर्स में से, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ में से सिर्फ एक इनिशिएटिव ले रहा है. सो इनिशिएटिव इज़ द नेक्स्ट पॉइंट. और जो इनिशिएटिव लेगा तो उसको फिर मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में एक्नॉलेज भी किया जाता है, उसकी सर्विसेज पे अप्रेजल भी मिलता है, उसको एक्नॉलेजमेंट भी दी जाती है सूनर और लेटर. सो द 13th पॉइंट इज़ ऑल अबाउट इनिशिएटिव. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यू कैन सी डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर देयर, मे बी they are from different departments and they all are basically working together. So this basically highlight the spirit of teamwork. So the 14th point is all about team spirit और teamwork. यानी हमें team spirit या teamwork को ज़्यादा से ज़्यादा highlight करना चाहिए. So these were basically the 14 principles of management proposed by Henry Fayol. और ये सारे के सारे किस थ्योरी के अंडर आते हैं? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी. जो नेक्स्ट एस्पेक्ट हमने डिस्कस करना है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी का, दैट इज बेसिकली द ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच प्रोपोज्ड बाय, सजेस्टेड बाय मैक्स वेबर. ठीक है जी. मैक्स वेबर का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देती चलूँ. मैक्स वेबर वॉज बेसिकली अ जर्मन. अब जर्मन की अगर आपको साइकी, जर्मन्स की साइकी पता है तो आपको ब्यूरोक्रेसी को समझना बहुत आसान हो जाएगा. जर्मन्स यू ऑलरेडी नो दे आर वेरी रिजिड, they are very strict, they are very stubborn and they are basically having a dominant nature. ठीक है, हर एक को डोमिनेट करने की ख्वाहिश है. ठीक है जी. आपने हिटलर के बारे में सुना होगा तो वहीं से जो है वो जर्मन ओरिजिनेशन की हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है. अब अगर किसी जर्मन ने कोई फ़िलॉसफी या कोई आइडियोलॉजी पेश की है तो डेफिनेटली वो आइडियोलॉजी जो है वो उस अप्रोच में उसकी जो उस
रीजन से, जर्मनी से जो उसकी बेसिकली बिलोंगिंग है वो उस अप्रोच में भी आएगी. सो ब्यूरोक्रेसी इज ऑल अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस. यानी ब्यूरोक्रेसी में फॉर्मलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है. हाई फॉर्मलाइजेशन इज एग्जीक्यूटेड और बेसिकली मैनिफेस्टेड इन ब्यूरोक्रेसी. यानी बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट डिज़ाइन करना चाहिए और बहुत डिटेल में आपको पॉलिसीज डिज़ाइन करनी चाहिए. सो दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ ब्यूरोक्रेसी. द सेकेंड इज हायरार्की, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज अ रिपीटिशन. द थर्ड वन इज इम्पर्सनल रिलेशनशिप. नाउ द क्वेश्चन इज इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स किसे कहते हैं? इट मीन्स देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी, इट मीन्स देयर शुड बी नो बाइसनेस. कोई भी लॉ के जो रूल ऑफ लॉ है उससे अबव नहीं है. नो वन इज अबव रूल ऑफ लॉ. और हर कोई, चाहे वो किसी भी केडर, किसी भी मैनेजेरियल लेवल से बिलोंग करता हो, दैट इज बियॉन्ड, दैट पर्सन इज नॉट बियॉन्ड द रूल ऑफ लॉ. ठीक है जी. और दूसरी बात, सिलेक्शन जो होनी चाहिए दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल जिसे कहना चाहिए एक्सपर्टीज़. करियर ओरिएंटेशन की मैं बात कर रही हूँ. डिवीजन ऑफ लेबर को मैंने इसलिए स्किप कर दिया है कि ये मैं पिछली स्लाइड्स में भी आपसे ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ इस हवाले से. द नेक्स्ट वन इज़ करियर ओरिएंटेशन विच मीन्स सिलेक्शन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज़. अच्छा, करियर ओरिएंटेशन थोड़ा सा जो हमें आइडिया देता है वो आइडिया है नौकरशाही, विच मीन्स कंपनी में डिफरेंट रैंक्स बना दो, केडर बना दो, जॉब टाइटल्स बना दो, और आपको अगर प्रोग्रेस करनी है और अगर आपने आगे बढ़ना है तो आप उन जॉब टाइटल्स को क्लाइम करते हुए अपने करियर में प्रोग्रेस करेंगे. इट मीन्स जहाँ पर आप काम करते हैं यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट एंटिटी, रादर यू आर अ सर्वेंट, रादर यू आर अ वर्कर, रादर यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी. तो करियर ओरिएंटेशन थोड़ा नौकरशाही, जिसमें केडर सिस्टम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, केडर सिस्टम, रैंकिंग सिस्टम, पोजीशन सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ग्रेड 17 की तमाम तर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर ली तो अब आप ग्रेड 18 में मूव हो जाएंगे, ग्रेड 19 में मूव हो जाएंगे, ग्रेड 20 में मूव हो जाएंगे, और इस तरह से फिर वक्त के साथ साथ, ग्रेड्स के साथ साथ आपके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में भी इजाफा होता चला जाएगा. सो दिस वॉज बेसिकली द ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच. आई अगेन रिपीट, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है, हायरार्की की बात हो रही है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप विच मीन्स नो बाइसनेस, यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है, डिवीजन ऑफ लेबर की बात हो रही है, और करियर ओरिएंटेशन की बात हो रही है. नाउ द स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज कि ये जो चीज़ें हमने डिस्कस करी अब तक, इसके अंदर हिंड्रेंसेस क्या हैं या इसके अंदर मेजर फ्लॉस क्या हैं? डोंट यू थिंक कि ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच आपको क्रिएटिव नहीं होने देती? डोंट यू थिंक इतनी ज़्यादा रिजिडिटी की वजह से जो एनवायरनमेंट में चेंजेस रूनुमा हो रहे हैं, यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड क्विकली टू दोज चेंजेस? तो ये जो हायरार्किकल सिस्टम है या जो ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, ये हिंड्रेंसेस क्रिएट करता है कि क्रिएटिविटी इज स्टॉप्ड, क्रिएटिविटी इज़ नॉट एंटरटेन. और दूसरी बात, अब तक जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच या टेलर अप्रोच या बेसिकली जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी अप्रोच है, उसमें जिन बातों की तरफ इशारा है या जिस पॉइंट को हाईलाइट किया गया है नेगेटिव एस्पेक्ट से, वो ये है कि अब तक जो है इन थ्योरीज में या इन अप्रोचेस में ह्यूमन फैक्टर इज मिसिंग, ह्यूमन फैक्टर इज मिसिंग, यानी डी ह्यूमनाइजेशन की बात हो रही है, डी ह्यूमनाइजेशन की बात हो रही है. और वर्कर इज कंसिडर्ड एज अ टूल. आई अगेन रिपीट, द एम्प्लॉय इज कंसिडर्ड एज अ टूल. उसको बहुत ज़्यादा रोबोटिक समझा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैकेनिकल तरीके से उसकी डीलिंग हो रही है. वर्कर एक टूल है, अगर वो टूल ख़राब हो गया, रिप्लेस इट. ठीक है जी. तो कोई भी ह्यूमन एलिमेंट या ह्यूमन फैक्टर अब तक की जो थ्योरीज या अब तक की जो अप्रोचेस हमने डिस्कस की उसमें मिसिंग है. सो दिस इज़ बेसिकली द समरी और द ओवरव्यू. इस रिकॉर्डिंग में या इस सेशन में हमने डिस्कस किया हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैनेजमेंट का देखा, जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अर्ली एग्जांपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया. अर्ली एग्जांपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने ताजमहल और इजिप्शियन पिरामिड्स को डिस्कस किया, लाइक
planning was there, organization was there, leading was there, controlling और monitoring और quality assurance was there. एडम स्मिथ की फिलोसफी को डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन ऑफ लेबर. थर्ड हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डिस्कस किया और क्लासिकल अप्रोचेस में हमने तीन से चार बेसिकली जो फिलोसफर्स हैं या जो स्कॉलर्स हैं उनके स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस किया. नंबर वन F.W. टेलर, जिसको हम टेलरिज्म भी कहते हैं. गिलब्रिथ अप्रोच, जिसने टाइम एंड मोशन स्टडी पे बात करी. नंबर थ्री हेनरी फेयोल, जिसने प्रपोज किए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच proposed by Max Weber, who had a German origin. Thank you so much for this session, class.